उनका स्वर्गवास हुआ था। तो कविता का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। ये कविता एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति की कविता है। इस कविता में उन्होंने ये बताया है कि हमारी, लेकिन कविता अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। आपको ज़्यादा वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के दुख में, किसी भी प्रकार के सुख में कैसे डट के खड़ा रहता है, कैसे उसको आगे चलना है, हार नहीं मानना है, इस प्रकार की प्रेरणा देता हुआ यह कविता, इस कवि की कविता हमें मंत्रमुग्ध करती है। कविता पढ़ते हैं, हालांकि ये पाठ्यक्रम में नहीं है, केवल पढ़ने के लिए है, तो पढ़ देते हैं। कहते हैं कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कहते हैं कि उजियारे में, अंधकार में, कर्कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के सशक्त आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इत्यर्थ, सुसंवित हर्षित कैसा संस्वत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देखकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तनमन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ समझ में आई बात? कुछ समझ में आई बात? बोलिए। ये कविता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बड़ी अच्छी कविता है। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। काफी अच्छी कविता है, ठीक है। प्रभाकरण, प्रभाकरण चलिए पढ़िए इसको। तो इस कविता को कौन पढ़ेगा? प्रभाकरण तुम पढ़ो। प्रभाकरण पढ़िए तो। पाठ साथ करो ना, कदम मिलाकर चलना होगा। अभी तुम रुको प्रभाकरण, अभी अभी एक मिनट रुकिए। प्रशंसा, प्रशंसा बेटा आप कविता पढ़िए, आप कविता पढ़िए, पढ़िए तो। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसे पढ़िए तो। बाधाएं आती हैं आए, धीरे से घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाथ से मुद्दन में, तूफानों में, अमर असंख्य। अब रुक जाओ, आप रुको, आप रुको, आप रुको, आप रुको। दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे, कौन किसको पढ़ा दें? आदित्य सिंह, आदित्य बेटा पढ़ो तो। में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वेरी गुड। आगे देखिए, अगले पढ़ेंगी, कौन पढ़ेगा? ऐसा सिंह। ऐसा सिंह पढ़िए तो। पढ़िए 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 पढ़िए।
अरमानों को बोलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वेरी गुड। रुचि यादव, अगली पंक्ति। सुमुख फैला उमर भया पथ प्रगति ना 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 ना, सुनिए सुनिए, फिर से मेरी बात सुनिए, हम जब बोले उसको दोहराइए। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ प्रगति चिरंतन कैसा, इति सुस्मित हर्षित कैसा, श्रम सलत असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पढ़िए तो। सुमुख फैला अमर ध्येय पथ प्रगट तुरंत कैसा, इत सुमत हर्ष कैसा, श्रम सलत असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पाव बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वेरी गुड। अगला कौन पढ़ेगा? आरव। आरव, आरव, आरव क्लास में है? के प्रभाकरण, के प्रभाकरण, बेटा अंतिम पैराग्राफ आप पढ़िए। कुमार उत्कर्ष, आदित्य। यस सर। पढ़ो, अंतिम अंतिम पैराग्राफ पढ़ो। आदित्य बेटा रुको, तुमको मौका देंगे। आदित्य रुको, मौका देंगे तुमको ना। क्या सर? रुको, आदित्य, अरे आदित्य तो है ना, ये वाला आदित्य, आदित्य क्या नाम? आदित्य सिंह नहीं, आदित्य। आदित्य आवाज आ रही मेरे पास, तुम्हारे पास मेरी? यस सर। हाँ बेटा, फिर मौका देंगे, घबराओ मत, ठीक है? ओके सर। हाँ बेटा, कुमार उत्कर्ष पढ़िए तो। ओके सर। हाँ पढ़िए तो। तुष्ट जीवन अथर प्यार से वंचित योजन, निर्वनता से मुखरित मधुवन, बरहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत अनुति में जलना होगा, गलना होगा, कर्म में चलना होगा। ठीक है, अब आदित्य तुम पढ़ो तो शुरू से। आदित्य पढ़ो, कहाँ गए? बाधाएं आती हैं, आए गिरे, प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ये कविता आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कैमरा क्यों बंद कर दी बेटा? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर जो हमारा है, क्या निराश हुआ जाए। देखिए, पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। अगर इसको ध्यान से देखिए तो इस पाठ में, इस पाठ के जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं कि क्या निराश हुआ जाए, मतलब अगर व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से दुखी है, निराश है, तो लेखक के कहने का तात्पर्य है कि क्यों निराश हो हम, मतलब कितना भी दुख पड़े, कितनी भी आपत्तियां आए, कितनी भी विपत्तियां आए, हमको उन सबसे डरना नहीं है, हम आपको उन सबका मुकाबला करना है और निराशा न होकर के सकारात्मकता की अलग, सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहने की वो है, रहने की बात बताई गई है। ठीक है, क्या निराश हुआ जाए मतलब निराश न हो। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबके पास बुक है कि नहीं? अच्छा, रुचि यादव, एक मिनट, रुचि यादव, यस सर। चलिए पहला पैराग्राफ पढ़िए तो।
पाँच सात क्या निराश गए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति सदैव एक दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितनी ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। रुचि, रुक जाओ। रुचि बेटा, मेरी एक बात मानोगी? यस सर। मेरी एक बात मानोगी? यस सर। बेटा तुम रोज किताब पढ़ा करो। यहाँ संदेह लिखा है, सदैव पढ़ रही हो, संदेह लिखा है। क्या लिखा है? संदेह लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप माने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक कहता है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है उदास होना। लिख लीजिए, मन बैठना माने होता है उदास होना। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का मतलब है कि लेखक का मन कभी कभी उदास हो जाता है। लेखक का मन कभी कभी उदास हो जाता है। वो भी किस लिए होता है जानते हो? क्यों? क्योंकि समाचार पत्रों में डेली वो क्या पढ़ता है? ठगी, डकैती, मतलब जितने भी गलत तरीके के समाचार होते हैं, लगातार समाचार पत्रों में उसको पढ़ते पढ़ते लेखक का मन बहुत उदास हो जाता है। और अखबार में ये पढ़ता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर केवल आरोप लगा रहे हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। और लेखक कहना चाह रहा है कि उसको लगता है कि अब इस संसार में कोई भी सही व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति अब बचा ही नहीं है। हर एक व्यक्ति को शंका की दृष्टि से, माने जिसको देखिए उसी के प्रति एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति शंका हो जा रहा है। पता नहीं, देखिए ये चीजें होती हैं। अगर हम और आप लोग ध्यान से देखिए, जिसको न जानते हो तो यही नहीं कहते कि पता नहीं कैसे होंगे। हम और आप कभी किसी अनजान व्यक्ति को देखें तो यही तो कहते हैं ना कि न जाने कैसे होंगे। तो यही कहने का लेखक प्रयास कर रहे हैं कि मतलब हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है और जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। और जो व्यक्ति जितना ऊंचे पद पर है, जो जितना बड़ा है, उसके अंदर इतनी ही दोष कमियां निकाली जाती है। क्लियर हो गई बात? जैसे मान लीजिए अगर कोई डीएम बन गया तो लोग कहते हैं कि अरे बहुत कमाते होंगे, बहुत घूस लेते होंगे। होता है कि नहीं होता है? आमतौर पर बताइए। होता है ना? तो यही लेकर लेते कि जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत पहले पैराग्राफ में? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओहो, अरे बाप रे बाप, कहाँ थे तुम लोग अभी तक यार? हमको भी याद नहीं आया, तुम लोग अभी बोल रहे हो। चलो अब हो गई ना? चलिए अब दूसरा, एंजल द्विवेदी, एंजल द्विवेदी बेटा दूसरा पैराग्राफ पढ़िए तो। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, तो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा।
दोस्त किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोस्त अधिक दिख रही है। बुरी कम यह बिल्कुल ही नहीं। हाँ, सिद्धांति अगर ऐसी है तो निश्चय है कि चिंता का विषय है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। देखिए लेखक लिखते ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या लिखा कि कभी कभी उनका मन बैठ जाता है, और बैठता क्यों है, उनका मन उदास क्यों होता है, उनका मन चिंतित क्यों होता है, क्योंकि लगातार समाचार पत्रों में वो तमाम तरह की चोरी डकैती जितनी भी गलत खबरें हैं वही पढ़ते हैं, और उनको पढ़ने से ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे अभी संसार में सही व्यक्ति बचे ही नहीं, ईमानदार व्यक्तियों की कमी हो गई। और जो व्यक्ति, लेखक लिखते हैं कि जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर बैठा है वह उतना ही उसमें दोष दिखाया जा रहा है। बोलिए, यहाँ तक बात पहले पैराग्राफ में थी। दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। लेखक लिखते हैं कि उनके एक मित्र रहे होंगे, बहुत बड़े आदमी रहे होंगे, रईस रहे होंगे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इस संसार में, इस जमाने में सबसे अधिक सुखी वही व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लगेगा दोष खोजने, उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। लेखक लिखते हैं कि यदि आप इस जमाने में कुछ करते हैं तो लोग आप में दोष निकालने लगेंगे। अब जैसे आप लोग देखिए, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं और मान लीजिए किसी विषय में नंबर कम आ गया तो लोग यही तो कहते हैं कि अरे पढ़ता लिखता है नहीं, केवल आवारागर्दी करता है। यही तो लोग कहते हैं। बोलिए आदित्य बेटा, आदित्य बात सही है कि नहीं? रुचि, प्रभाकरन, प्रशंसा, एंजल, सचिन, जिया, सुमित, ऋतुराज, नजरा, महिमा, साकी सिंह, कुमार उत्कर्ष, आदित्य, बात सही है कि नहीं? लोग यही तो आप ध्यान से देखिए तो लोग यही तो करते हैं ना कि जो व्यक्ति अगर कुछ करना शुरू किया तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं। बोलिए, उसी चीज को आगे लिखते हैं कि जो व्यक्ति अगर कुछ भी करेगा तो उसके जितने भी क्वालिटीज है, उसको गुण है, उसको लोग भूल जाते हैं और उसमें दोष खोजने लगते हैं कि इसकी गलती कहाँ हो रही है, कहाँ इसकी गलती हो रही है। तो लेखक आगे लिखते हैं कि दोष किसमें नहीं होती, मतलब गलतियां किससे नहीं होती। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। होता है कि नहीं? छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और हर व्यक्ति को दोषी बनाया जाता है। ऊपर लेखक ने पहले पैराग्राफ में लिखा था कि आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है। तो भाई जाहिर सी बात है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गलती होती है, तो ठीक है, हम गलती को मान के गलती सुधार लेते हैं कि आप उस पर दोष पढ़ेंगे, दोष लगाएंगे। बताइए भाई, हमारा तो यही, देखिए हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो तो यही कि हम गलतियों को सुधारेंगे कि किसी में दोष निकालेंगे। हाँ वेरी गुड। तो वही कहते हैं कि दोष किसमें नहीं होते, लेकिन अब क्या है कि इतना लोग दोष निकाल देते हैं कि उसके गुणों को भूल जाते हैं। और लेखक कहते हैं कि अगर ये बात सही है तो स्थिति चिंताजनक है, मतलब कि यह गलत बात है और यह चीज होनी नहीं चाहिए। बात क्लियर? बताइए। यस सर। किसी को कहीं दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब कौन पढ़ेगा? नो सर। रुको बेटा, रुको। अभिनव जायसवाल। यस सर। बेटा तीसरा पैराग्राफ पढ़ो। यस। ये वाला पढ़ो। क्या यही भारत वर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता।
हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता नहीं। अब लेखक जब ऊपर वाले 2 पैराग्राफ को देखिए तो उनको ये चिंता है कि हर व्यक्ति दूसरे के गुणों को नहीं देख रहा है, दूसरे के अवगुणों को खोज खज करके दोषी बना रहा है। पिछले 2 पैराग्राफ में अगर आप देखिए तो यही तो है, बोलिए, इन दोनों पैराग्राफ में देखिए यही तो है कि नहीं? यही तो है ना? तो लेखक कहते हैं कि क्या यही भारतवर्ष है? माने हमारा भारत, इस भारत की हम बात करते हैं क्यों, या क्या वो हमारा यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? मतलब गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान पुरुष लोग जिस भारतवर्ष की बात करते थे, क्या वो यही भारतवर्ष है जहां पर लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के दोषों को देख रहे हैं, उनके गुणों को बढ़ाने वाला कोई नहीं है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? मतलब कि हमारी जो महान संस्कृतियां थी जिसको रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग सुशोभित करते थे, आज वो किस अतीत के गड्ढर में डूब गया? आज वो कहाँ चला गया? हमारी वो संस्कृति कहाँ चली गई जब हम आपस में कहते थे कि हम सब आपस में भाई भाई हैं? लेखक प्रश्न पूछ रहा है कि क्या हम उसी भारतवर्ष की बात कर रहे हैं जिस भारतवर्ष का सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या वास्तव में हमारा वही भारतवर्ष है जिस भारतवर्ष में पहले हम आपस में भाई भाई की बात किया करते थे, न झगड़ने का संकल्प लिया था, किसी के दोष न देखने का संकल्प लिया था? आज वो हमारी संस्कृति किस गड्ढर में डूब गई, कहाँ चली गई? कहते कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? कहते कि आर्य और द्रविड़, हमारे यहाँ 2 जातियां हुआ करती थी, हिंदू और मुसलमान 2 धर्म हैं, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मतलब 2 अलग अलग महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और भारतीय महाद्वीप, 2 विभिन्न महाद्वीपों की संस्कृति, 2 विभिन्न जातियां आर्य और द्रविड़, 2 विभिन्न धर्म हिंदू और मुसलमान, जहां हम सब लोग एक मिलजुल के एक संसार इस भारतवर्ष के सागर में रहते थे, जहां नफरत की भावना नहीं थी। क्या आज उस भारत रूपी सागर को किसी ने सोख लिया या वह सूख गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन लेखक को अब भी विश्वास है कि जो भी चीजें हैं वो गलत हैं, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि भारतवर्ष हमारा शुरू से ही महान रहा है और अपने आदर्शों और अपनी संस्कृतियों के लिए हमारे भारतवर्ष की तुलना किसी भी देश से हो नहीं सकती। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। और लेखक कहते हैं कि ये जो हमारा भारत है ये हमारे उन महापुरुषों का है जिन्होंने इसे अपने आदर्शों से संजोया है, अपने संस्कृति, इनके नक्शे कदम पर चलकर आज हम लोग अपने जीवन का मार्गदर्शन लेते हैं। तो लेखक कहता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, हमारा भारत अच्छा है, अच्छा रहेगा। हम किसी के अंदर दोष नहीं देखेंगे, किसी के गुणों का बखान करेंगे, अवगुणों को छिपाकर उसके अवगुणों को सुधारने का प्रयास करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं पैराग्राफ में? सर, भारत को भारतवर्ष क्यों कह रहे हैं? बेटा, भारत को भारतवर्ष इसलिए कह रहे हैं कि भारत में कई जातियां, कई धर्म और कई संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। तो आदित्य बेटा, अब किसी को कोई दिक्कत ये बताइए? नो सर। आदित्य सिंह? नो सर। अच्छा, ऋतुराज, अभिनव, अक्षत, आदिति, क्षितिज, एंजल, रुचि, के प्रभाकरन, चारू, जिया, प्रशंसा, किसी को कोई दिक्कत किसी भी पैराग्राफ पे? जिसको दिक्कत तो मैं बाई नेम बुला रहा हूं, जिसको दिक्कत तो बेटा पूछ लो। महिमा क्लास है कि नहीं? आरव, सचिन, ओम, शुभ, निष्ठा, आदित्य, आकांक्षा, कोई है क्लास में?
देख लीजिए जितने बच्चे पढ़ रहे हैं यही हमारे प्यारे बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। ये लोग आपके अनदेखे में केवल मजाक कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं दे आर सुपर, दे आर ब्रिलियंट, आई लाइक हिम, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस आप सब लोगों को, आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से। ठीक, अच्छा ये बताओ आगे भी पढ़ा दे पैराग्राफ की रहने दें? पढ़ा दें एक बार और, ये लास्ट वाला एक लास्ट बार पढ़ा दें, मानोगे नहीं तुम लोग? तेरी कविता पढ़ो, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सर पर बस ये ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर। आदित्य इस कविता का पाठ तुमको करना है, याद कर लेना। आदित्य सिंह इस कविता को अच्छे से याद करना, और वीर रस की कविता है और अच्छे से बोलना है तुमको, तुमसे हम मंच पर बुलवाएंगे, ठीक है? कैसे याद करोगे? कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सर पर बरस ये ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। ये कविता तुम वाचन करोगे, ठीक है? हाँ बेटा, और बताइए अगला पैराग्राफ पढ़ाने का हमारा उद्देश्य इरादा देखिए, समय है कुछ? बेटा समय तो नहीं है, हाँ तो नहीं तो हो नहीं पाएगा। सुनिए सुनिए, हो नहीं पाएगा ना, इसीलिए हम नहीं पढ़ा रहे, हो नहीं पाएगा बच्चा। सुनिए सुनिए, हमारी क्लास जब हम कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल हम नहीं रहेंगे क्लास में, ठीक है? तो परसों वाली क्लास में इसके आगे हम पढ़ा देंगे, किसी कोई दिक्कत? परसों अच्छा तुम लोग, अच्छा अब सुनो मेरी बात सुनो, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है इसको, तो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार देख लो किताब।